नमस्ते, माय नेम इज़ अभिनव महाजन और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो गाइज़, ये जो वीडियो है ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट होने वाला है। हमारा जो फर्स्ट पॉडकास्ट था हाउ टू स्टार्ट फिटनेस, उसमें मैंने जस्ट फिटनेस के एक बेसिक्स बताए थे। लेकिन इसमें मैं आज उस टॉपिक के बारे में बात करूँगा जो एक्चुअली मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, एंड दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। फैट लॉस या मसल बिल्डिंग के ऊपर भी मैं शुरू कर सकता था हमारे सेकंड पॉडकास्ट को, बट आई थॉट कि जो मेटाबॉलिज्म है इसकी क्लैरिटी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है मेटाबॉलिज्म को लेके। सो इस पॉडकास्ट में हम चार बेसिकली चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म होता क्या है, सेकेंडली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म आर देयर, thirdly factors that affect metabolism, and lastly metabolic damage या damaged metabolism। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म होता क्या है। हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हैं जो हमारी लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं थ्रू बेसिक बॉडी फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग, सर्कुलेटिंग ब्लड, डाइजेस्टिंग फूड, रिपेयरिंग सेल्स, मैनेजिंग हार्मोन लेवल्स एट्सेट्रा, इन सभी प्रोसेसेस को कलेक्टिवली वी नो एज मेटाबॉलिज्म। और जब भी हम कुछ खाते हैं ये फूड हमारी बॉडी के अंदर जाके एनर्जी में कन्वर्ट होके इन्हीं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को सपोर्ट करता है। तो जब हम बात करते हैं बीएमआर, आपने बहुत बार सुना होगा, जो हम कैलोरी कैलकुलेशन करने वाले होते हैं, तो बीएमआर टर्म का यूज़ होता है जिसे हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट एक्चुअल में is the amount of energy that is needed by the body to conduct all these processes। तो जब हम कभी बोलते हैं कि किसी इंसान का मेटाबॉलिज्म हाई है या किसी इंसान का मेटाबॉलिज्म लो है, बेसिकली हम ये कह रहे होते हैं कि उसका मेटाबॉलिक रेट या बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि सेम चीज़ है, वो हाई है, या उसकी बॉडी में ये सभी प्रोसेसेस को चलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अगर किसी का मेटाबॉलिज्म लो है तो इसका मतलब है कि उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट या द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ऑल दीज प्रोसेसेस वो लेस है, राइट। तो आई होप कि अब क्लियर हो गया कि मेटाबॉलिज्म असल में होता क्या है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। दो तरह के मेटाबॉलिज्म होते हैं इन सिंपल वर्ड्स। वन इज एनाबॉलिज्म। एना का मतलब क्या है? आना। तो आना से याद रखिए बिल्ड, ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बट बस याद रखिएगा इसको। एंड सेकेंड वी हैव इज कैटाबॉलिज्म। कैटा मीन्स काटना, यानी कि टू ब्रेक समथिंग। एनाबॉलिज्म, जिस तरह मैंने बताया, इज टू बिल्ड। इसमें छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, या बॉडी में कुछ भी जो बिल्ड होता है तो उसको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। अब टू सिंप्लीफाई थिंग्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मसल बिल्डिंग। मसल बिल्डिंग कैसे होती है? जब हम खाना खाते हैं, खाने के थ्रू हम प्रोटीन्स को इंजेस्ट करते हैं, वो प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, फिर वो डाइजेस्ट होने के बाद, एसिमिलेट होने के बाद अमीनो एसिड्स में टूटते हैं। अब ये अमीनो एसिड्स बॉडी में जाके इकट्ठे होके एनाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू मसल फाइबर्स या मसल सेल्स बनाते हैं, और ये हो जाता है हमारा एनाबॉलिज्म। जस्ट अ बेसिक एग्जांपल। एंड सिमिलर वे में हम बात करेंगे कैटाबॉलिज्म के बारे में, यानी कि काटना। अब कैटाबॉलिज्म, जब हम खाना खाते हैं, खाने के डाइजेस्ट होने को लेके और उसके बाद उसके सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूटने को हम कैटाबॉलिज्म की तरह एक बार एग्जांपल में मानेंगे। या जब हमारी बॉडी स्टारवेशन मोड में होती है और हमारे पास इनफ कैलोरीज नहीं होती हैं सभी फंक्शंस को प्रॉपरली कंडक्ट करने के लिए, तो बॉडी क्या करती है कि हमारे मसल्स जो होते हैं उनको काटती है, यानी कि तोड़ती है, यानी कैटाबॉलिक प्रोसेसेस को चलाती है, और वो टूट के उससे हमारी एनर्जी जो है बॉडी को प्रोवाइड होती है, और उसे हम मसल लॉस कहते हैं। और मसल लॉस किस तरह होता है? कैटाबॉलिज्म से। या जब आप जिम के अंदर एक्सरसाइज लगा रहे होते हैं तब आप अपने मसल्स को तोड़ रहे होते हैं ताकि बाद में और मसल फाइबर्स उसके ऊपर जुड़ पाए, या जो भी आप प्रोटीन्स या अमीनो एसिड्स खाते हो वो जुड़ के नया मसल बना पाए। लेकिन सबसे पहले आप उन मसल्स को तोड़ रहे हो ताकि वो रिपेयर हो पाए। और जो जिम के अंदर आप एक्सरसाइज लगा रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। आई होप कि आपको दोनों चीज़ें अब समझ में आ गई है। अब याद रखिए कि कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, या कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म, सेम टाइम पे कोएग्जिस्ट कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपकी बॉडी में 100% एनाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे हैं और 100% कैटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे हैं। इवन जब आप सो भी रहे हो
उस टाइम भी कुछ अमाउंट ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेसेस आपकी बॉडी में चल रहे होते हैं, और जब आप वर्कआउट भी कर रहे हो उस टाइम भी कुछ अमाउंट तक एनाबॉलिक प्रोसेसेस बैलेंस में चल रहे होते हैं। तो इट्स लाइक बैलेंस चल रहा होता है दोनों का। बट बैलेंस का मतलब ये नहीं कि 50 कैटाबॉलिज्म और 50 एनाबॉलिज्म, ऐसा नहीं होगा। दिन के कुछ समय और कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए आपके जो कैटाबॉलिज्म है वो ज़्यादा हाई होगा और एनाबॉलिज्म लो होगा। तो उस टाइम आप तोड़ रहे होंगे बॉडी में कुछ, या आपकी बॉडी में कुछ टूट रहा होगा, जस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स। और दिन में कुछ ऐसा टाइम आएगा या ऐसे कुछ मोमेंट्स आएंगे जब आपके एनाबॉलिज्म जो है वो हाई रहेगा। मोस्टली जब आप वर्कआउट कर रहे होंगे या फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं या इंटेंस किसी चीज़ पे फोकस लगा के काम कर रहे होते हैं, तब आपके कैटाबॉलिज्म ज़्यादा डोमिनेट करता है। एंड जब आप रिलैक्स कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, चिल मार रहे होते हैं, उस टाइम एनाबॉलिक प्रोसेसेस जो होते हैं वो डोमिनेट कर रहे होते हैं आपकी बॉडी को। तभी जो कैटाबॉलिज्म है तब आप मसल्स और फैट को तोड़ते हैं, फैट लॉस करते हैं। और जब हमारा एनाबॉलिज्म यानी कि जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तब एनाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तब हम आपका मसल बिल्ड होता है। सो आपको बेसिक डिफरेंस अब समझ में आ गया होगा दोनों के बीच में। एंड ये समझ जाना चाहिए कि कभी भी कोई भी आपको बोले कि आप सिर्फ एक प्रोसेस को चला रहे हैं एक टाइम पे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज बहुत सारी सप्लीमेंट कंपनीज दे हैव दिस प्री नोशन आपको देते हैं कि BCAAs या अमीनो एसिड्स लेने से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एनाबॉलिक हो जाएगी। लेकिन याद रखो कि जब आप वर्कआउट लगा रहे होते हो तो आपको कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। बिकॉज अगर कैटाबॉलिज्म नहीं होगा तो आपके मसल्स या आपकी बॉडी के पास रीज़न नहीं होगा उस मसल को तोड़ के उसके ऊपर नया मसल बनाने के लिए। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस। अब हम बात करेंगे वो हार्मोन्स जो कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। एंड बहुत जगह आपने पढ़ा होगा कि कॉर्टिसोल अगर बॉडी में हाई हो जाता है तो आपकी मसल लॉस होना शुरू हो जाता है या आपका फैट लॉस स्लो डाउन हो जाता है, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव इस पर इम्पैक्ट डाला गया है। बट याद रखो कि बॉडी में कोई भी चीज़ है उसकी एक इम्पॉर्टेंस है। अगर एक्सेस में कुछ भी हो जाएगा तो आपका नुकसान होगा। उसी तरह कॉर्टिसोल का एक रोल है आपकी बॉडी में चीज़ों को तोड़ के आपको एनर्जी देना ताकि एक्टिविटीज़ कर सके। लेकिन अगर क्रॉनिकली ये हार्मोन जो है ये ज़्यादा हाई हो जाएगा तो क्रॉनिकली स्ट्रेस बढ़ जाता है और उससे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। सेकेंड वी हैव साइटोकाइंस। साइटोकाइंस जो है आपकी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन। देन वी हैव एड्रेनलिन। एड्रेनलिन आपने सुना होगा, एड्रेनलिन रश हो जाता है एकदम से जब आप एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करते हो, तो ये भी जो है कैटाबॉलिक हार्मोन होता है। एंड लास्टली वी हैव ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का मेन रोल होता है आपके लिवर में से जो भी स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपके ब्लड स्ट्रीम में ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाना। कब? जब आपके नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाते हैं और आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। नाउ अब क्लियर हो गया कि कौन से हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स दैट इफेक्ट मेटाबॉलिज्म। जब मैं मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली आई मीन फैक्टर्स दैट इफेक्ट योर मेटाबॉलिक रेट या बेसल मेटाबॉलिक रेट। नंबर 1 इज मसल मास। अब याद रखो सिंपल वे में, मोर द मसल मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। क्यों? क्योंकि मसल मेंटेन करने के लिए बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास मसल ज़्यादा है तो आपकी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए। तभी बोलते हैं कि जब आप फैट लॉस कर रहे होते हो तो जितना मसल आप बचा के रख सकते हो उतना बचा के रखो। बिकॉज अगर आपका मसल लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो आपका BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिज्म इन अदर टर्म्स वो लो हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो फैट लॉस प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा और आप कम खा पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास मसल मास ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा खा के भी फैट लॉस को स्पीडन अप कर सकते हैं। सेकेंड इज़ एज। अब रिमेंबर कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका जो BMR है, मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिज्म है, वो स्लो डाउन होता रहेगा। तो जिस तरह आपकी एज ज़्यादा होगी उतना ही स्लो आपका मेटाबॉलिज्म होगा, जस्ट इन सिंपल टर्म्स। थर्डली वी हैव बॉडी साइज़। जितना बड़ा साइज़ होगा, जितनी बड़ी मशीन होगी उसको उतना ही ज़्यादा फ्यूल लगेगा चलाने के लिए। उसी तरह अगर आपका शरीर बड़ा होगा, बॉडी साइज़ बड़ा होगा, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी या उतना ही ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट चाहिए आपकी बॉडी को। नेक्स्ट इज़ जेंडर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट जेंडर, मेल्स का मेटाबॉलिक रेट या मेल्स का मेटाबॉलिज्म जनरली हायर होता है फीमेल्स से। दैट इज़ वाई जो मेल्स होते हैं वो फैट लॉस ज़्यादा जल्दी कर पाते हैं फीमेल्स के कंपैरेटिवली। इसका मेन एक रीज़न होता है कि जो मेल्स में मसल टू फैट रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है फीमेल्स के कंपैरेटिवली। फीमेल्स में मसल टू फैट रेशियो कम होता है मेल्स के कंपैरेटिवली, बट ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस, बट यू गेट द बेसिक आइडिया। नेक्स्ट इज़ फिजिकल एक्टिविटी।
अब दो इंडिविजुअल्स को लेते हैं, दोनों 80 kgs, दोनों सेम उनके फैट परसेंटेज है, सेम बिल्डअप है, लेकिन ए जो है वो ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहता है, ही गोज़ टू द जिम ऑल्सो, उसकी फिजिकल लेबोरियस जॉब भी है, एंड ही हैज़ टू वॉक अराउंड थ्रू आउट द डे, वर्सेस बी जो सिर्फ जिम जाता है लेकिन उसके बाद उसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ही हैज़ अ जॉब 9 to 5, लैपटॉप के सामने बैठना होता है। तो जो ए है उसकी जो एनर्जी की नीड्स है वो ज़्यादा हाई हो जाती हैं, इसलिए उसका जो मेटाबॉलिक रेट है या जो बीएमआर होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू बी। नेक्स्ट इज़ जेनेटिक्स। अब आपके फैमिली के जेनेटिक्स ये भी मैटर करते हैं व्हेन वी हैव टू डिसाइड कि आपका बीएमआर ज़्यादा है कि कम है, एंड दिस इज़ समथिंग वी कैन नॉट चेंज। ये ऑलरेडी आपके साथ है, हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं बट हम इसको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ हार्मोनल फैक्टर्स। अब बॉडी में कुछ हार्मोनल डिसफंक्शंस होने की वजह से भी आपका बीएमआर जो है चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जिन लोगों को थायराइड का इशू होते हैं, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड, जो हाइपोथायराइड होते हैं उनको वेट लॉस करने में दिक्कत होती है, और जो हाइपरथायराइड होते हैं उनका वेट लॉस बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, उनको वेट गेन करने में दिक्कत होती है। एंड दिस इज़ वाई हार्मोनल फंक्शन या हार्मोनल जो भी आपका बैलेंस होता है बॉडी में उसको मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट ऑल्सो इफेक्ट्स योर बीएमआर और मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट वी हैव एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो उसमें बॉडी को ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है अपने बॉडी के बेसल टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। दैट इज़ वाई इन पर्टिकुलर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में आपका जो मेटाबॉलिज्म है हाई हो जाता है। तो ए और बी जिनका सेम वेट है, सेम बॉडी फैट परसेंटेज है, ए जो है एक नॉर्मल इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसिस में रहता है, लेकिन जो बी है वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसिस में रहता है। लेट्स से बी बहुत ज़्यादा सर्दी वाले माहौल में रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाले माहौल में रहता है, तो बी का जो है मेटाबॉलिक रेट हाई होगा एज कंपेयर टू ए। नेक्स्ट इज ड्रग्स। फॉर एग्जाम्पल, कैफीन और निकोटीन जो है वो आपके बीएमआर को हाई कर देता है, और एंटी डिप्रेसेंट्स एंड स्टेरॉइड्स कुछ ऐसे होते हैं जो आपके बीएमआर को लो कर देते हैं। एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट इज आवर डाइट। अब डाइट का भी आपकी बॉडी पे बहुत बड़ा असर है। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को हाई या बेसल मेटाबॉलिक रेट को हाई करने में हेल्प करते हैं, और कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो उनको लो करते हैं। Okay, so we have covered factors that are affecting the metabolism. Now we are going to talk about the most important discussion of this podcast, and that is damaged metabolism. बहुत सारे लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, मेरा वेट लॉस नहीं होता है, एंड शायद आप भी ऐसे इंसान हो जिन्होंने कभी ये मेटाबॉलिक डैमेज या डैमेज्ड मेटाबॉलिज्म, स्लो मेटाबॉलिज्म की मिथ जो है इसके बारे में बहुत सुना हो, और कई बार कंसर्न भी होगा कि शायद मेरे साथ ऐसा तो नहीं है, शायद इसी वजह से मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा। मोस्टली ये दिक्कत तब आती है जब लोग बहुत ज़्यादा क्रैश डाइटिंग करते हैं, उसके बाद उनको बताया जाता है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया है या मेटाबॉलिक डैमेज हो गया। बट याद रखो कि जो मेटाबॉलिज्म डैमेज है वो एक रियल चीज़ नहीं है, इट इज़ ऑलवेज अ रिवर्सिबल थिंग। जब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक डैमेज की, दैट जस्ट मीन्स कि आपका जो बीएमआर है उस पर इफेक्ट हुआ है। तो अगर हम बात कर रहे हैं स्लो मेटाबॉलिज्म की, अगर आपको लग रहा है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, इट जस्ट मीन्स कि आपका जो बीएमआर है वो कम हो चुका है, तो हम उसको आराम से इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ आई विल टेल यू अ स्टडी। एक स्टडी में पाया गया था कि कुछ पार्टिसिपेंट्स जो ओबीज थे उन्हें 9 हफ्ते तक सिर्फ 1000 कैलोरीज पे रखा गया था। उस 9 हफ्ते में दे लॉस्ट अराउंड 15 kgs ऑफ बॉडी वेट। नाउ 15 kgs इज अ लॉट ऑफ वेट, बट व्हाट हैपन्स इज उसके बाद उनका जो बीएमआर चेक किया गया था। अब बीएमआर दो तरह का हुआ। एक तो बीएमआर हुआ जो हम कैलकुलेट करते हैं, जिसके बारे में आपको बताऊंगा जब हमारी फैट लॉस या मसल बिल्डिंग के बारे में बात है कि बीएमआर किस तरह हमने कैलकुलेट करना है। बट जो उनका बीएमआर कैलकुलेट किया गया था और जो असल में उनका बीएमआर निकला था उसमें डिफरेंस था 100 कैलोरीज का। मतलब कि जो उनका असल में बीएमआर था वो 100 कैलोरीज कम था एज कंपेयर टू देयर कैलकुलेटेड बीएमआर। सो उनका जो मेटाबॉलिज्म था या सो कॉल्ड बीएमआर वो 100 कैलोरीज कम हो गया। अब 9 वीक्स के बाद 4 हफ्ते तक उन्हें मेंटेनेंस कैलोरीज पे रखा गया। इसके बाद ये पाया गया कि 4 हफ्ते के बाद उनकी जो डिफरेंस था 100 कैलोरीज का वो कम होकर 50 कैलोरीज हो गया। तो उनका जो मेटाबॉलिज्म है या बीएमआर है वो इम्प्रूव हो गया। और 1 साल के बाद उनका जब मेंटेनेंस कैलोरीज चेक किया गया तो ये पाया गया कि जो बीएमआर कैलकुलेटेड था और जो असल में उनका बीएमआर था वो इक्वल हो चुका है। तो अगर आप ऐसे बंदे हो या ऐसे इंसान हो जिनको लगता है उनका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो चुका है क्रैश डाइटिंग की वजह से, या आप प्रॉपरली खाना नहीं खा पाते हैं, या आपको ईटिंग डिसऑर्डर्स रहे हैं जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म क्रैश हो गया है,
तो just with some amount of planning and by staying at your maintenance calories for a good amount of time, आप अपने BMR को या आप अपने मेटाबॉलिज्म को नॉर्मलाइज कर सकते हो. ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि मेटाबॉलिज्म असल में क्या होता है, बिकॉज ये जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस रखेगा हमारी आने वाली सभी डिस्कशंस के लिए. क्योंकि जब भी मैं मेटाबॉलिज्म वर्ड को यूज़ करूँगा आपको पता होगा एग्जैक्टली मैं क्या कह रहा हूँ. BMR, मेटाबॉलिक रेट, सेम चीज़ है. सो आई होप गाइस कि आपको कुछ नया सीखने को मिला इस वीडियो से. एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर सपोर्ट फॉर द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑल्सो. अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके चेकआउट कीजिए. इट इज़ ऑन बेसिक्स ऑफ हाउ यू स्टार्ट फिटनेस रूटीन. कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आप और क्या देखना चाहते हैं. एंड मेक श्योर कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट. आई एम गोइंग टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल नेक्स्ट टाइम, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर.